हेलो एवरीवन। आज हम हमारा चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जावा प्लेलिस्ट का। इससे पहले हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था हमारे मेन प्रोग्राम, जिसमें हम सिर्फ सिंपल एग्जीक्यूशंस देख रहे थे कि कोई भी स्टेटमेंट्स उनको कैसे प्रिंट कराते हैं। फिर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे थे, जिसमें हमने इफ एल्स देखा था कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर ट्रू होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम प्रोग्राम के अंदर कैसे वर्क करते हैं। फिर हमने लूप्स देखे थे, और लूप्स के बाद हमने देखे थे मेथड्स, और इसके बाद हमने ओप्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट समझे थे। और अभी लास्ट हमने जो रिसेंट पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कलेक्शंस के बारे में। देखिए, लूप्स और मेथड के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आपका कलेक्शन से आता है, और उसके बाद आता है आपका मल्टी थ्रेडिंग एंड एग्जीक्यूटर सर्विस। तो इस चैप्टर 12 के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं उसमें हमारे दो मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो है हमारा मल्टी थ्रेडिंग, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ 7 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटर सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है, और मल्टी थ्रेडिंग में भी थ्रेड का क्या मतलब होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है वो समझते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग के अंदर भी सबसे पहले कि थ्रेड का क्या मतलब होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली थ्रेड क्या होता है। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। इसको आप कैसे समझ सकते हैं। सपोज आप कोई प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। अब हमने तो अभी तक क्या देखा है कि प्रोग्राम जो है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होता है, या फिर सपोज उसके अंदर कोई फंक्शन कॉलिंग आ जाती है, या फिर जैसे कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम जो है बिहेव करता है। बट व्हाट इफ कि आपका जो प्रोग्राम है, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ना कि हम प्रोग्राम को या हमारे जो प्रोजेक्ट उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है जो उसके जिसके अंदर लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, एंड इफ यू नो ऑलरेडी कि कुछ लाइंस ऑफ कोड जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनको पैरेलली चलाया जा सकता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी आपका पार्ट इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, आप उनको क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो, उनको आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि क्या हो, एक ही टाइम पे आपका क्या हो सके, मल्टीपल काम हो सके, और आपका जो कोड है वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो सके। इसको आप देखिए कैसे समझ सकते हैं। जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स थे, या फिर अभी भी जैसे बीटेक में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है माइक्रो प्रोसेसर, उसमें बेसिकली आई थिंक 8085 वाला जो है वो पढ़ाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है आपका 8085, उसके अंदर क्या होता है आपका सिंगल कोर होता है। सिंगल कोर का मतलब क्या है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम कर पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन हुआ, उसमें आपको पता चला, हमें जैसे नीड क्या है कि आपको मल्टीपल काम, यानी कि यूजर को सपोज गाने भी सुनने हैं, उसके साथ साथ उसको कुछ काम भी करना है, कुछ चीजें डाउनलोड भी करनी है, कुछ वो वर्ड फाइल पे काम भी कर रहा है, यानी कि एट अ टाइम यूजर जो है मल्टीपल वर्क करना चाहता है विद दी कंप्यूटर। ठीक है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे आया है कि आप क्या बना दो, मल्टी कोर प्रोसेसर्स बना दो। ठीक है, मल्टी कोर प्रोसेसर्स क्या हेल्प करेंगे आपको, एट अ टाइम आपको मल्टीपल काम करने में हेल्प करेंगे। लेकिन इसको और कैसे समझ सकते हैं, अगर हम कोई डेली यूसेस का एग्जाम्पल है, जैसे हम कोई सुपर मार्केट में जाते हैं, तो सुपर मार्केट में जब हम सामान की बिलिंग करा रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कई सारे काउंटर्स बने होते हैं। ठीक है ना, सपोज कई सारे यहाँ पे 4 काउंटर बने हैं सपोज। ठीक है, अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड, सपोज कि जो कस्टमर्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स अभी बहुत कम है, तो उन्होंने अपना एक ही विंडो जो है ओपन कर रखा है, यानी कि उनका एक ही जो एम्प्लॉय है वो सारे बिल्स की प्रोसेसिंग कर रहा है। बट व्हाट हैपन कि कस्टमर्स जो है, नंबर ऑफ कस्टमर्स वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, यानी कि जो बिलिंग के लिए नंबर ऑफ कस्टमर्स है अगर वो ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्यू बन जाएगी लंबी सारी। ठीक है, और टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा बिल्स को प्रोसेस करने में। तो उस केस में क्या होता है, सुपरमार्केट में वो क्या करते हैं, अपनी मल्टीपल विंडोज ओपन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो ट्रैफिक है ये एक विंडो पे इकट्ठा ना होके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे क्या होगा कि एक ही टाइम पे आपके मल्टीपल बिल्स प्रोसेस हो पाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि आप मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, या फिर जैसे कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन होते हैं, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन पे अगर कोई छोटा रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे एक ही जना होता है जो कि टिकट्स भी कट कर रहा होता है, ठीक है ना, रिजर्वेशंस भी देख रहा होता है, ठीक है, आपकी प्लेटफॉर्म टिकट्स भी दे रहा होता है, कोई लोकल टिकट्स हैं वो भी दे रहा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ यूजर्स जो है कम है, तो वहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक ही प्रोसेस को
बिठा रखा है। लेकिन इसी की जगह आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज के रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल विंडोज होते हैं और हर विंडोज के पास कुछ अपना डेडिकेटेड वर्क होता है, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई मल्टी प्रोसेसिंग की। मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है? मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि एक ही प्रोसेस के अंदर अगर आप मल्टीपल वर्क्स को, जो मैंने आपको यहाँ समझाना चाह रही थी कि आपका एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर जो उस प्रोग्राम के जो सब पार्ट्स थे, ठीक है ना, उन सब पार्ट्स को अगर आप पैरेलली एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो या फिर हम क्या बोले कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवा पा रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? मल्टी थ्रेडिंग। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। अभी जो हम ये बात बता रहे थे, जो मैंने आपको डेली, ये किसका एक तरीके से एग्जाम्पल हो गए? मल्टी प्रोसेसिंग के, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में कैसे समझ सकते हैं डेली यूसेज वाले को, मैं आपको इसको डेली एग्जाम्पल वाले से भी समझा देती हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने जो ये दो एग्जाम्पल्स देखे वो हमारे कौन से थे? मल्टी प्रोसेसिंग के। मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है? सपोज आपके पास आप रेलवे स्टेशन आते हैं, रेलवे स्टेशन पे क्या है? मल्टीपल विंडोज है, ठीक है ना, जहाँ पे आप टिकट्स को रिजर्व करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक बंदा आया, ठीक है ना, और वो एक ही बंदे को सपोज यहाँ पे 25 टिकट्स का बुकिंग करवानी थी। तो एक ही बंदा आया तो वो तो यहाँ इस विंडो पे जाएगा और उसको 25 टिकट्स की बुकिंग करानी है। तो उस केस में ये क्या बोलेगा कि इसको तो कितना टाइम लगने वाला है? सपोज इसको 1 आवर लगने वाला है। देखो, हालांकि आपके 3 और विंडोज थे जो कि ओपन थे और वो अभी आइडियल बैठे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा है जिसको अपने 25 टिकट्स को रिजर्व करवाना है, ठीक है ना, 25 टिकट्स की बुकिंग करवानी है, तो आप ये जो है एक बंदे को तो एक ही जना सर्व कर सकता है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी बाकी जो सिस्टम्स है वो क्या बैठे हैं? आइडियल बैठे हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है कि कुछ इस तरीके का प्रोसेस हो जिससे कि यहाँ पे जो बैठा है एम्प्लॉय वो क्या कर सके, इस बंदे का जो टास्क है यानी कि 25 टिकट्स की जो बुकिंग है, इस टास्क को वो इन बाकी विंडोज पे भी डिवाइड कर सके या फिर क्या बोले डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, काम तो एक ही जने का था लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दूसरे विंडोज पे भी, यानी कि एक ही प्रोसेस के सब प्रोसेसेस को आपने डिवाइड कर दिया और उनको क्या कर दिया, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करा दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग अलग चीज हो जाती है और मल्टी थ्रेडिंग अलग चीज होती है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखेंगे प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के बीच में कई बार डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वही चीज है, मल्टी प्रोसेस का मतलब तो ये है कि आप अलग अलग कोई जने हैं वो अपने प्रोसेसेस रन करना चाह रहे हैं, यानी कि जैसे एक ही बंदा इसको गाना भी सुनना है, कुछ वीडियोज वो डाउनलोड भी करना चाह रहा है, कुछ वीडियोज वो देख भी रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना काम भी कर रहा है, विंडोज पे सॉरी वर्ड फाइल्स पे काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग का वाला काम हो गया। जबकि मल्टी थ्रेडिंग का मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन है जो कि नेटफ्लिक्स पे जाता है, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे वो क्या कर रहा है, उसने एक मूवी डाउनलोड पे लगा दी, ठीक है ना, एक मूवी डाउनलोड पे लगा दी, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि वो डाउनलोड पे उसने कोई मूवी डाउनलोड पे लगाई तो नेटफ्लिक्स को सर्फ नहीं कर सकता, नेटफ्लिक्स को देख सकता है, उसमें और वो मूवीज देख सकता है, उनके रिकमेंडेशंस पढ़ सकता है, ठीक है ना। अगर कोई मूवी देखना भी चाह रहा है तो वो मूवी भी देख सकता है। तो यानी कि एक ही प्रोसेस के अंदर आपने क्या कर दी, मल्टीपल थ्रेड्स चला दी, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी मल्टी थ्रेडिंग कि आप कैसे आपके एग्जीक्यूशन को फास्ट बनाओ, कैसे एग्जीक्यूशंस को कॉन्करेंट बनाओ, जिससे क्या हो, आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिले और आपका कोड फास्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। ये होता है आपका मल्टी थ्रेडिंग। आई होप डेफिनेशन से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम नोट्स पे देख लेते हैं क्या मतलब है। तो देखो, थ्रेड क्या है, इज अ लाइट वेट सब प्रोसेस, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको एक प्रोसेस के जो सब प्रोसेसेस होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, थ्रेड कहलाते हैं, यानी कि अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज्ड टू अचीव मल्टी टास्किंग। दोनों किसके लिए यूज होते हैं, आपके मल्टी टास्किंग के लिए यूज होते हैं। थ्रेड्स किस लिए हेल्प करते हैं, थ्रेड हेल्प्स अ प्रोग्राम डू मेनी थिंग्स एट वंस। जैसा कि अभी मैंने बताया कि थ्रेड किसको हेल्प करेंगे, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर यानी आपके प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स बने हुए हैं तो वो आपको किस में हेल्प करते हैं, क्योंकि थ्रेड्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो हेल्प करते हैं कि एक ही टाइम पे आप मैनी जो सब प्रोग्राम्स है उनको रन कर सकें, ठीक है। यानी कि लाइक हैंडलिंग मैनी यूजर्स और डूइंग डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। Multi-threading is a Java feature that allows concurrent execution of two or more parts of a program for maximum utilization of CPU। जैसा कि हमने कहा, जब अगर आप कॉन्करेंटली मल्टीपल थ्रेड्स को यानी कि जो इंडिपेंडेंट टास्क है अगर आप उनको कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो किस में हेल्प करेगा, आपके सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा। और जो ये पार्ट्स हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करा रहे हैं, यही पार्ट जो है वो क्या कहलाते हैं, आपके थ्रेड कहलाते हैं, ठीक है। थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस ही मैंने आपको बता ही दिया। अब
जावा के अंदर थ्रेड्स कैसे बनाए जाते हैं? दो मैकेनिज्म है जावा के अंदर थ्रेड्स बनाने के लिए। या तो आप एक थ्रेड क्लास है उसको एक्सटेंड कर लो, जावा के अंदर ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, या तो उस क्लास को आप एक्सटेंड कर लो, या फिर एक इंटरफेस होता है रनेबल इंटरफेस, या फिर उस इंटरफेस को क्या कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो। ये हमें पता ही है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्लास को एक्सटेंड किया जाता है। तो ये दो मैकेनिज्म से आप थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो। ये हम दोनों टेक्निक्स आज देखेंगे कि कैसे होते हैं। अब दूसरी चीज है कि थ्रेड्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज आपने क्या करा, एक प्रोसेस के थ्रेड्स जो है कॉन्करेंटली तो एग्जीक्यूट कर दिए, बट आपको उन थ्रेड्स के करंट स्टेटस पता करने हैं, या फिर सपोज कोई थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो उसको वापस से वहां पे नोटिफाई करना होगा मेन थ्रेड के अंदर जाके कि दैट दिस थ्रेड इज कंप्लीटेड, व्हाट द नेक्स्ट टास्क। अगर कोई नेक्स्ट टास्क है तो उस नेक्स्ट टास्क को करेगा, अदरवाइज यहाँ पे थ्रेड क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या मतलब है कि थ्रेड्स का कम्युनिकेशन हो कैसे हो। तो थ्रेड्स के कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ पे काफी सारे मेथड्स होते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हो गया वेट मेथड, नोटिफाई मेथड और नोटिफाई ऑल मेथड। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स किस में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं थ्रेड्स को। ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टास्क है वो है सबसे पहले समझना कि जो थ्रेड्स हैं उनको आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। तो ये दोनों मैकेनिज्म हम आज के लेक्चर में देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये थ्रेड टॉक का मतलब क्या है, यानी कि इन मेथड्स को आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थ्रेड्स। ओके, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अब वैसे तो देखिए इस जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा उसी से कई चीजें समझ में आ रही होगी कि रिक्वायरमेंट क्या है मल्टी थ्रेडिंग की, बट फिर भी हम एक बार थोड़ा सा जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग की अगर हम बात करें तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या आई है आपको, कि क्यों जरूरत पड़ी मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करने की। तो सबसे पहले तो आप देखिए दो चीजें हैं। कई बार क्या होता है, कुछ टास्क जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, यानी कि कुछ प्रायोरिटी बेस पे टास्क करने होते हैं। तो व्हाट यू विल यू डू, आप प्रायोरिटीज यहाँ पे सेट करके दे सकते हैं कि भाई अगर कोई टास्क है जो बाद में आ रहा है लेकिन वो इंपॉर्टेंट टास्क है तो पहले उसको रन किया जाए, ठीक है, और बाकी टास्क को होल्ड कर दिया जाए। दूसरा क्या हो सकता है, टास्क आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब मैं जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है लेकिन उसके अंदर टास्क जो है, जैसे सपोज टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ये सारे जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप इनको सीरियली यानी कि सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कराने की बजाय क्या करा सकते हैं, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि एक से दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये चीज हम जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखते हैं तब उसमें भी तो हम यही चीज करते हैं कि जो मॉड्यूल्स हैं उनके बीच में कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। उसका मेन जो पर्पस है वो यही होता है कि अगर कपलिंग जितनी कम होगी उतना ज्यादा आप क्या कर पाओगे, उन टास्क को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवा पाओगे। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होता है, जैसे अभी कितने सारे आपकी जो पीसीज हैं वो मल्टी कोर पीसीज होते हैं। इवन एप्पल का तो शायद एक जो अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं 128 कोर पीसी। 128 कोर पीसी का मतलब क्या हो कि एक ही टाइम पे आप 128 टास्क करवा सकते हो उसके अंदर। बट द थिंग इज आप उस चीज को यूटिलाइज कैसे करो। देखो आपके पास कोई चीज ऑलरेडी रखी है, ठीक है ना, लेकिन जब तक आप उस चीज को उस वे में यानी कि उसका यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो क्या होंगी, चीजें आइडली रहेंगी। यानी कि आपके पास सीपीयू जो है वो तो मल्टी कोर है, लेकिन आपने टास्क इस तरीके से डिवाइड ही नहीं करे हैं कि टास्क कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो सके। तो उस केस में मोस्टली जो कोर्स होते हैं वो सीपीयू के कैसे बैठे रहते हैं, आइडियल बैठे रहते हैं। इसलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है मल्टी थ्रेडिंग की कि जो टास्क आपके कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराए जा सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप इन कोर्स का यूज करें और सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है उसको मैक्सिमाइज करें। एक अ बिग टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये मैंने बता ही दिया। जैसे कि एक बड़ा सारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपको उस सॉफ्टवेयर को बनाना है तो उसकी प्रॉब्लम्स को आप डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो, और उन मॉड्यूल्स को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उनके बीच में जो कपलिंग है वो सबसे कम से कम रहे ताकि आप इन्हें कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवा पाओ। ठीक है, मेकिंग योर कोड रिस्पॉन्सिव, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। मेकिंग योर कोड रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ बहुत सारे टास्क को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर क्या होता है कभी कभी ऐसा टास्क आ जाता है जिस टास्क को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे सपोज आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, उस फाइल को डाउनलोड करने में ये 5 मिनट लेता है अगर आपका प्रोसेसर, लेकिन 5 मिनट में चलो वो उस फाइल को डाउनलोड तो कर देगा, बट उसकी वजह से क्या होता है जो बाकी प्रोसेसेस होती है वो क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है। जैसे कि सपोज अगर मैं अभी इस माउस को मूव करना चाहती हूँ तो ये माउस बहुत धीरे धीरे यहाँ पर कभी यहाँ पे कभी यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एक स्मूथ मूवमेंट नहीं दिख रहा है आपको माउस का। या फिर सपोज आप कीज अगर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, कीज अगर एंटर कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, कीज अगर एंटर कर रहे हैं तो उस केस में कि आपने एक साथ कोई 4 कीज एंटर की लेकिन वो
वन बाय वन ना दिख के क्या हुआ, एक साथ वो चारों कीज आपको दिखी, ठीक है ना। तो उस तरीके का मतलब क्या हुआ कि सारा जो टाइम है, यानी कि जो सारा प्रोसेसर का यहाँ पे नीड थी वो सारी किसको चली गई, फाइल डाउनलोड को चली गई, और उसकी वजह से बाकी जो प्रोसेसेस आपके प्रोग्राम में आपके सीपीयू पे चल रही थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी हॉल्ट हो गई, ठीक है ना, यानी कि वो हैंग हो गई। तो उसकी बजाय यूजर्स क्या प्रेफर करते हैं कि आपकी जो फाइल है ये चाहे आपकी 8 मिनट्स में डाउनलोड हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके वजह से जो बाकी प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस जो हैं उनको वेट ना करना पड़े, या वो प्रोसेसेस हैंग ना हो, यानी कि आपका जो भी कोड है, क्योंकि देखो जो मेन थ्रेड होता है यहाँ पे क्या होता है, एक तो मेन थ्रेड होते हैं, और मेन थ्रेड का क्या काम क्या होता है बेसिकली, बाकी जो थ्रेड्स है उनको स्टार्ट करना। तो जो ये मेन थ्रेड है ये यूजर से इंटरेक्ट करता है, यानी कि ये यूजर से इंटरेक्ट करके देखता है कि यूजर्स की क्या नीड है, यूजर्स को क्या चीजें एग्जीक्यूट करवानी है, और उसके अकॉर्डिंगली उन काम को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बाकी थ्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे यही बात है, जो यूजर थ्रेड है, यूजर है और जो मेन थ्रेड है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उसके कोड को आपको क्या बनाना है, फास्ट रिस्पॉन्स में बनाना है, ताकि क्या है यूजर को जो यूआई का यूजर इंटरफेस का जो भी फील हो वो एक अच्छा फील आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको हैंग हो रहा है, ठीक है, माउस हैंग हो रहा है, या कोई वो चीज फाइल ओपन करना चाह रहा है तो वो फाइल ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, मेन थ्रेड क्या करता है, बैकग्राउंड में इन थ्रेड्स को चलाता रहता है, लेकिन इनका जो इंटरफेस होता है, यानी कि जो कोड रिस्पॉन्सिव होता है, जो यूजर का रिस्पॉन्स है उसको क्या रखता है, हमेशा फास्ट रखता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, मल्टी थ्रेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे होगा। पहले आप ये देखिए, जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है, now this person name is Smith. Now Smith is doing multiple tasks at the same time, ठीक है। तो स्मिथ क्या कर रहा है, चैटिंग भी कर रहा है, जूस भी पी रहा है, ठीक है, कोडिंग भी कर रहा है, साथ में सॉन्ग्स भी सुन रहा है, और साथ में वॉचिंग टीवी, यानी कि टीवी भी देख रहा है। तो एक तरीके से स्मिथ किस तरीके का टास्क कर रहा है, मल्टी थ्रेडिंग टास्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन में हम देखें तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, इनहेंसिंग एफिशिएंसी, ठीक है, शेयरिंग मेमोरी, रिड्यूसेस रन टाइम, क्योंकि आप कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो, और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में कैसे यूज हो रहा है, आपने जब भी कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनती है तो उस आप कंप्लीट एप्लीकेशन को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करते हो, उसको आप क्या करते हो, मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो, और फिर उन मॉड्यूल्स पे आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो। तो मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से क्या कर सकते हो, उन मॉड्यूल्स को आप कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो इस वजह से क्या है, ये मल्टी थ्रेडिंग जो है आपकी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में यूज होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिए, मोस्टली क्या होता है जब आपके एग्जाम के अंदर, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, इनके कोड के बारे में तो इतना आउटपुट नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉन्सेप्ट्स है ना, कि थ्रेड क्या है, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, या फिर थ्रेड के जो फंक्शंस है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे उनका क्या मीनिंग है, उन सब के बारे में काफी पूछा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्री के, तो इंडस्ट्री के अंदर मल्टी थ्रेडिंग का बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है, क्योंकि ये आपके कोड को बहुत रिस्पॉन्सिव बना देती है, कोड को फास्ट बनाती है, और आपकी सीपीयू के यूटिलाइजेशन को भी क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि भाई आप अगर इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जावा सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट भी पूरे कंप्लीटली यहाँ लिखे हैं, साथ ही साथ हम इसकी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि क्या हो, हमें एकदम जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है, या फिर हम इसको क्या बोले, थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट टफ का मतलब ये नहीं है कि ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। द थिंग इज, टफ का मतलब ये कि इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, जिससे क्या हो कि चीजें आपको क्लियर हो सके। तो देखिए, पहले मल्टी थ्रेडिंग के बिना हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर आप मल्टी थ्रेडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट की तरफ। एक नया पैकेज बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी अलग अलग क्लासेस बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग को रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम सपोज एक तो बना लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग का ही। यहाँ पे हम क्लास नहीं बनाते हैं, एक बार सबसे पहले हम एक सोर्स के अंदर जाके नया पैकेज बनाते हैं, और इस पैकेज के अंदर फिर हम काम करेंगे, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग नाम से एक पैकेज बना लेते हैं। अब हम जो भी काम करेंगे हम वो इसमें करेंगे, इस मल्टी थ्रेडिंग पैकेज में करेंगे, जो भी मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड वर्क करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं एक टेस्ट प्रोग्राम बना लेते हैं, टेस्ट मेन। हम अभी सिर्फ एक मेन थ्रेड बनाएंगे, हम इसी को बना के देखते हैं। देखिए, सपोज मुझे क्या करना है, मेरा टास्क यहाँ पे है कि मुझे 1000 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, सपोज, ठीक है, 1000 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं। और उसके अंदर क्या है, मुझे 3 लूप्स बनाने हैं। एक बार तो मुझे कैसे प्रिंट करवाना है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड सो ऑन 1000 1000,
1000 स्टार्ट तक, ठीक है। इस तरीके से दूसरा कौन सा, एक और मेरे को लूप बनाना है जो जिसमें क्या आना चाहिए 1 हैश, ठीक है, 2 हैश, 3 हैश एंड ऐसे ही कितना 1000 हैश। इसी तरीके से एक और हमें लूप बनाना है $1, $2, $3 और ऐसे कितने तक $1000 तक। मेरा टास्क क्या है, मुझे 3 लूप्स बनाने हैं और उसके अंदर ये वैल्यूज प्रिंट करवानी। तो सिंपल सा टास्क है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं। सपोज फर्स्ट टास्क क्या है हमारा, फॉर, यहाँ पे देखिए बोल रहा है हमको फॉर आई लूप ही बनाना है। सपोज आई इक्वल टू हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेस देन इक्वल टू 1000, ठीक है। और यहाँ हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज हम प्रिंट एलन नहीं करवाना चाहते, यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, हम प्रिंट एफ लिख देते हैं इसको, प्रिंट एफ। और यहाँ हम करवाना चाहते हैं %d। फर्स्ट टास्क क्या हमारा है, स्टार प्रिंट करवाना है हमें नंबर के साथ, 1000 नंबर्स के साथ, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं हमें क्या प्रिंट करवाना है, आई प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब एक लूप और बनाते हैं, इसको हम लिख देते हैं सपोज सेकंड टास्क, ठीक है। यहाँ पे एक और लूप बनेगा फॉर, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं हम उनको कॉपी कर लेते हैं, सेम ही चीज काम करना है हमको। हमें यहाँ पे मेन तो समझना है कि यहाँ पे मल्टी जो थ्रेडिंग है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम विदाउट मल्टी थ्रेडिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, स्टार हैश 1000 तक नंबर और उसके साथ हैश। हैश जस्ट ये जो स्पेशल सिंबल है सिर्फ इसलिए प्रिंट करवा रहे हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए कि पहले कौन सा लूप चल रहा है, फिर दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा। और यहाँ पे लास्ट में हम प्रिंट करवा लेते हैं कौन सा टास्क कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे स्टार वाला टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा टास्क हो रहा है, ये हैश वाला टास्क कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है डॉलर वाला, ठीक है। इसको करते हैं हम एक बार एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पे कुछ ज्यादा हमने नहीं किया, हमने बस एक लूप बनाया है और उस लूप के अंदर हम 3 काम करवाना चाह रहे हैं। देखो तीनों कामों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए काम कैसे हो रहा है, इसमें हम एक ये करते हैं, एक प्रिंट एलन लगा लेते हैं जिससे कि हमें पता चल सके टास्क कंप्लीट होने के बाद ये कहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, अब जब हमने इस लूप को, ये हमारा क्या है मेन थ्रेड है, यानी कि हमने कोई एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं बनाया है, ये भी हमारा क्या है एक मेन थ्रेड है। मेन थ्रेड में जैसे मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो मेन थ्रेड के अंदर ही मैंने सारा हमारा कोड लिख दिया। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट टास्क चला, यहाँ पे ये 1000 तक 1000 एस्टेक तक प्रिंट होगा, फिर ये क्या लिख देगा, देखिए इसने इसके बाद क्या लिख दिया, स्टार टास्क कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये सेकंड वाले लूप पे जाएगा और ये प्रिंट करेगा 1 हैश से लेके 1000 हैश तक, और फिर यहाँ पे क्या लिख देगा, हैश टास्क कंप्लीटेड। और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जाएगा $1 से लेके $1000 तक और फिर क्या लिख देगा, डॉलर टास्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने कोई भी काम पैरेलली नहीं किया है, यहाँ पे काम कैसे चल रहा है, सीक्वेंशियली चल रहा है कि पहले फर्स्ट लूप चला वो कंप्लीट हुआ, मतलब 1 बाय 1 चल रहा है कि ये लूप कंप्लीट हुआ, फिर आपने ये मैसेज प्रिंट किया, फिर सेकंड लूप चला, सेकंड वाला मैसेज प्रिंट किया, फिर थर्ड लूप चला और फिर थर्ड वाला मैसेज प्रिंट किया। लेकिन अगर हम इसका टाइम देखें कि हमें टाइम कितना लग रहा है, तो देखिए यहाँ पे आप इसका टाइम भी चेक कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा आपके इस थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक इसमें स्टोर करवा लेते हैं, लॉन्ग स्टार्ट इक्वल टू सिस्टम डॉट, यानी कि जब स्टार्ट हुआ होगा ये थ्रेड तब से टाइम काउंट होगा, और इसको हम यहाँ पे लास्ट में लिखवा लेते हैं एंड, ठीक है। तो ताकि हमें पता चल जाएगा कि मेन थ्रेड में जो हमने सारा काम किया तो ये सारा काम कंप्लीट होने में हमें कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल टाइम
टेकन, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लिख देंगे एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। एंड माइनस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स हमने क्या करा है, देखिए सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड एक मेथड है, जिससे क्या होगा जब भी आप इसे लिखते हैं तो जो भी उसका करंट टाइम होता है वो नोट करके दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे स्टार्ट हुआ होगा तब वाला करंट टाइम नोट होकर स्टार्ट में आ जाएगा, और जब ये कंप्लीट इसने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया उसके बाद हमने वापस एक बार सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड लिखा, तो यानी कि ये कंप्लीट होने के बाद जो भी सिस्टम का करंट टाइम रहा होगा वो एंड में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम एंड में से स्टार्ट को माइनस कर देंगे तो जो टोटल टाइम है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कितना टोटल टाइम मिलता है, एक स्लैशन यहाँ लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हमें दिख सके। ये टाइम देखिए सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, अगर आप आपके सिस्टम पे करेंगे तो आपके सिस्टम पे अलग आएगा। देखिए मेरे में कितना लगा है 565 मिली सेकेंड। अगर इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं तो अब कितना लगा है 821। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली जो टाइम है वो बताएगा। लेकिन ये टाइम से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका मेन थ्रेड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को आप थ्रेड से भी बना सकते हो, क्यों? क्योंकि सारे जो आप लूप्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे लूप्स क्या है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इनको क्या करा जा सकता है, इनको पैरेलली भी चलाया जा सकता है। तो हमने क्या करा यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसके लिए थ्रेड क्रिएट किया जा सकता है। तो हमने अभी देखा थ्रेड क्रिएट करने के दो मैकेनिज्म है, एक तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो या फिर आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं और फिर हम सेकेंड मैकेनिज्म की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट मैकेनिज्म जो है इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपके नोट्स के लिए, ताकि आप जब भी रिवाइज करें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे बन रहा है, ठीक है। वी क्रिएट अ क्लास दैट एक्सटेंड द जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड। तो ये थ्रेड क्लास कहाँ पर है, आपकी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। इस क्लास में से आप क्या करते हो, ओवरराइड करते हो रन मेथड को, ठीक है। और उस रन मेथड के अंदर आपको जो भी टास्क आपको मल्टी थ्रेडिंग में करवाना है वो टास्क आप किसके अंदर लिखते हो, रन मेथड के अंदर लिखते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है पर्टिकुलर क्लास का, जिसने भी उस क्लास को एक्सटेंड किया, और वहां से आप क्या कॉल करवाते हैं, स्टार्ट मेथड कॉल करवाते हैं। स्टार्ट मेथड किस लिए यूज होता है, टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ थ्रेड। यानी जो भी रन मेथड के अंदर आपने कोड लिखा है उस कोड को स्टार्ट करवाने के लिए, उस कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन सा मेथड कॉल करवाया जाता है, स्टार्ट मेथड कॉल करवाया जाता है, ठीक है। स्टार्ट मेथड बेसिकली क्या करता है, रन मेथड को इन्वोक करता है ऑन दी थ्रेड ऑब्जेक्ट। चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया हम चलो उसी को ही करके देखते हैं। ये तो क्या था, हमने मेन थ्रेड को टेस्ट करके देखा। अब हम एक और यहाँ पे क्लास बनाते हैं, सपोज प्रिंट टास्क की बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, टास्क प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, हमें टास्क क्या करना है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमें थ्रेड क्रिएट करना है। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कौन सी क्लास को, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी आपकी एरर नहीं आ रही, कोई भी वार्निंग नहीं आ रही, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही। तो बेसिकली क्या है, थ्रेड के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो नॉर्मल मेथड्स हैं, ठीक है ना, उनको इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना उसको कंपलसरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेथड को इम्प्लीमेंट करना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे जो इतने मेथड्स हैं नॉर्मल मेथड्स हैं, लेकिन हमें क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग करवानी है तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड लेंगे, थ्रेड क्लास का रन मेथड, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन मेथड लिखा तो यहाँ पे क्या अनोटेशन आ गया, ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब क्या है, ये जो रन मेथड है ये हमने कौन से क्लास से लिया है, थ्रेड से, यानी कि पेरेंट क्लास से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें ये काम करवाना था ये काम हम अब इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये काम हम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 1000 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, एक अभी मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, इस स्टेटमेंट को भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जितने आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उतने आपके थ्रेड्स क्रिएट होंगे। तो रादर देन मुझे यहाँ पे 3 बार मैं इस फाइल को 3 अलग अलग फाइल्स बना के इसको लिखूँ, मैं इसको एक ही फाइल के अंदर लिख सकती हूँ, लेकिन मैं इनको फिर भी कैसे पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ, थ्रू दी हेल्प ऑफ थ्रेड क्लास, ठीक है। हमने क्या करा, रन मेथड के अंदर इसको लिख दिया, लेकिन चूंकि हमें डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कर रहा है, रन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आप एक ले लीजिए प्राइवेट टाइप का कैरेक्टर वेरिएबल, जिसके अंदर हम स्टार, हैश और डॉलर जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने टारगेट कैर, ठीक है। इसको हम
क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका। तो इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक प्रिंट टास्क, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पब्लिक प्रिंट टास्क, और यहाँ हम लिख देते हैं कैरेक्टर में, और यहाँ हम इसको, अच्छा यहाँ क्या एरर दे रहा है ये, मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हियर, ओके। अच्छा हमने क्या करा है, हमने एक्चुअली रन मेथड के अंदर हमने काम करना चालू कर दिया, ये इसका यहाँ पे हमें ये काम करना था, रन मेथड से बाहर हमें ये काम करना था, ठीक है। ये किया, टारगेट कैर के अंदर हम क्या डालना चाह रहे हैं, जो भी सी के अंदर कैरेक्टर पास होगा, ठीक है। अभी ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा देंगे, %C, और यहाँ हम लिख देते हैं टारगेट कैर, ठीक है। जब भी ये लूप खत्म हो तब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, जो भी आप टास्क कंप्लीट करना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम ये वाला टास्क कंप्लीट, %C टास्क कंप्लीटेड, इसको हम लिखेंगे printf में। थोड़ा सा चीजें देखिए कंफ्यूजिंग आपको लग सकती हैं, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो ये हमने क्या, टारगेट कैर को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ताकि जब भी कोई टास्क कंप्लीट होगा तो यहाँ पे ये प्रिंट होके आ जाएगा। और ये टारगेट कैर की वैल्यू हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ देखिए हमने एनकैप्सुलेशन किया है, यानी कि जो वेरिएबल्स है उनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं करवा रहे, उन वेरिएबल्स को हम कैसे करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये टारगेट कैर की वैल्यू देनी यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। तो ये हमने एक क्लास बना ली जिसने एक्सटेंड किया है थ्रेड को, और हम अब ये जो काम है इसको मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि सपोज अब हम यहाँ पे क्या करवाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और तीनों ऑब्जेक्ट्स को क्या है, अपने अकॉर्डिंगली 1000 नंबर्स प्रिंट करवाने, किसी को स्टार फॉर्म में प्रिंट करवाने, किसी को हैश फॉर्म में, और किसी को डॉलर फॉर्म में। अब क्या होगा, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट ना होके काम कैसे होगा, कॉन्करेंट होगा, ठीक है। वो हम करके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो एक हम बनाते हैं अब यहाँ पे क्लास, जिसमें हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, थ्रेड को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में जाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हमें प्रिंट टास्क के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, देखिए प्रिंट टास्क t1 इक्वल टू न्यू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बनेगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि एक बार तो ये 1 स्टार से लेके 1000 स्टार तक प्रिंट कर दे, और ऐसे ही हम इसके 2 और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो t2 और ये t3, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट t1 का मतलब है थ्रेड 1, t2 का मतलब है थ्रेड 2, और t3 का मतलब है थ्रेड 3। यानी कि जिस भी क्लास ने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है, उस क्लास के आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है उसको 1 हैश से 1000 हैश तक प्रिंट करवाना है सपोज, और इसको प्रिंट करवाना है $1 से $1000 तक। एक बार हम चलते हैं यहाँ पे प्रिंट टास्क में, यहाँ पे हम लिख देते हैं /n दे देते हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन सा टास्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देने की जरूरत है क्या, अभी और कुछ नहीं है, आगे हम देखेंगे इसमें और भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो। अब देखिए ये तो हमने इसके थ्रेड्स बना लिए, अब हमें क्या करना है, इस रन मेथड को इन्वोक करवाना है। अभी हमने नोट्स में देखा, रन मेथड को इन्वोक करवाने के लिए हमें क्या लिखना होता है, स्टार्ट मेथड को हमें यहाँ पे कॉल कराना होता है थ्रू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जब स्टार्ट मेथड को कॉल कराते हैं तो वो किस में हेल्प करेगा, आपको थ्रेड को एग्जीक्यूट करने में। तो t1 इसी तरीके से t2 डॉट स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, t3 डॉट स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते क्या होंगे, इनका जो रन मेथड के अंदर आपने कोड लिखा है उस मेथड को, ये रन मेथड को इन्वोक करेगा, और रन मेथड के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करना है स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक बार इसको चला के देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए चलते हैं इधर, ये देखिए अब देखिए सबसे पहले इसने कौन सा किया स्टार्ट, देखिए मैंने सबसे फर्स्ट टास्क तो मेरा स्टार था, लेकिन ये प्रिंट कहाँ से स्टार्ट होना हुआ, 1 हैश से, ठीक है। अभी देखिए आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि पहले ये चला फिर ये चला फिर ये चला, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ होगा, सबसे पहले मेन थ्रेड स्टार्ट हुआ, मेन थ्रेड ने क्या करा, 3 यहाँ पे थ्रेड्स बना दिए, t1 t2 t3 है, इन्होंने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए, यानी कि थ्रेड बन गए। अब मेन थ्रेड क्या कर रहा है कि t1 डॉट स्टार्ट कर दो, ठीक है ना।
उसी के बाद मेन थ्रेड जो है वो अब स्टॉप नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे T1 डॉट स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहले यहाँ पे गया, उसके बाद जब तक ये 1000 तक कॉल नहीं होंगे, यानी कि 1000 तक वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी, तब तक ये T2 डॉट स्टार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है। मेन थ्रेड जो है वो यूजर से इंटरेक्ट कर रहा है और वो कंटिन्यूसली चलेगा। ओके, तो उसने पहले तीनों ऑब्जेक्ट्स बनाए, T1 डॉट स्टार्ट किया, उसके बाद उसने हाथों हाथ T2 डॉट स्टार्ट भी कर दिया और T3 डॉट स्टार्ट भी कर दिया। इसका मतलब क्या है, मेन थ्रेड ने काम को डिवाइड कर दिया कि T1 अपना काम स्टार्ट कर दे, T2 भी अपना काम स्टार्ट कर दे और T3 भी अपना काम स्टार्ट कर दे। अब जैसे जैसे इनको टाइम, मतलब इनको यहाँ पे टाइम खाली मिलेगा, वहां पे क्या होता जाएगा, वहां पे ये वैल्यूज अपनी एग्जीक्यूट करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले T2 को यहाँ पे प्रोसेसर ने जो है टाइम दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले स्टार्ट क्या हुआ, 1 हैश से स्टार्ट हुआ, तो 1 हैश 2 हैश 3 हैश ये प्रिंट होना स्टार्ट हो गए। और ये कब तक प्रिंट होते गए, ये प्रिंट होते गए आपके, ये देखिए 38 हैश तक यहाँ पे प्रिंट हुआ। सबसे पहले 38 हैश तक प्रिंट हुआ और फिर क्या प्रिंट होने लग गया, जो फर्स्ट टास्क था वो प्रिंट होने लगे, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ठीक है। और ये कब तक प्रिंट हुआ, ये आपकी प्रिंट हुआ कुछ 131 स्टार तक, यानी कि फर्स्ट टास्क जो है वो 131 तक एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद शेड्यूल कौन सा टास्क हो गया आपका, थर्ड टास्क शेड्यूल हो गया, यानी $1 प्रिंट होने लगे। तो $1 से प्रिंट होने लगे और फिर ये कब तक प्रिंट हुए आपके, ये देखिए ये कहाँ तक प्रिंट हुए हैं आपके, ये प्रिंट हुए आपके $196 तक। और उसके बाद वापस इसने अपना सेकंड टास्क स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेन थ्रेड ने तो अपना, देखिए मेन का कोड भी कितना छोटा हो गया, मेन ने सिर्फ थ्रेड्स बनाए और उन थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया और T1 T2 T3 स्टार्ट करके मेन थ्रेड तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो है, ये वाले जो थ्रेड्स हैं वो अपना काम क्या करते रहेंगे, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब मेन थ्रेड के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। मेन थ्रेड ने क्या करा, थ्रेड्स क्रिएट करे, थ्रेड्स को स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी इसका टाइम देखें, अगर मेन थ्रेड का अगर हम टाइम देखें कि इसको कितना टाइम लगा, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ 896 इतना आ रहा था लास्ट हमने देखा था जो। अगर हम यहाँ पे करके देखें कि कितना टाइम लग रहा है, देखिए इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि मेन थ्रेड को अब एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, यहाँ एग्जीक्यूट करते हैं इसको वापस से हम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, कभी हैश चल रहा है, कभी स्टार्ट चल रहा है, कभी डॉलर चल रहा है, बट यहाँ पे मेन चीज देखने की क्या है कि यहाँ पे जो ये काम है अब कैसे चल रहा है, सीक्वेंशली ना चल के काम पैरेलली चल रहा है, ठीक है। देखिए अब मेरे मेन थ्रेड को कितना टाइम लगा, सिर्फ 4 मिलीसेकंड। पहले कितना टाइम लग रहा था हमारा, शायद 895 मिलीसेकंड कुछ आया था, है ना। अभी इसको हम वापस एक बार चला के देख लेते हैं। जब हमने सिर्फ मेन थ्रेड को एक बार इसको वापस एग्जीक्यूट करके मैं आपको बताती हूँ इसको कितना टाइम लग रहा था। जब हम काम सीक्वेंशली कर रहे थे, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से नहीं कर रहे थे, हम सीक्वेंशली काम कर रहे थे, तो उसमें क्या होगा, पहले फर्स्ट लूप कंप्लीट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा और फिर ये सारा टाइम कैलकुलेट होकर आपका यहाँ पे आएगा। तो उस केस में आपका टोटल टाइम कितना आ रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए अभी 857 आ रहा है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कर दी, तो जिससे क्या होगा, मेन थ्रेड जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उससे पहले ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेगा, T1 डॉट स्टार्ट करेगा, फिर T2 डॉट स्टार्ट करेगा, फिर T3 डॉट स्टार्ट करेगा और फिर क्या कर देगा, और ये यहाँ पे कंप्लीट होके अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा। और यहाँ पे देखिए अब अगर हम इस टेस्ट थ्रेड को के मेन थ्रेड को चला के देखते हैं और देखते हैं कि इसको कितना टाइम लग रहा है। देखिए इसको कितना कम टाइम लगेगा, देखिए इसको कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 4 मिलीसेकंड। और आप ये देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले प्रिंट हो रहा है ना, टोटल टाइम पहले प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, T1 T2 T3 तीनों स्टार्ट तो हो गए, लेकिन अभी तक इनका कुछ भी प्रिंट होना स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन मेन ने अपने काम करके, मेन अपना यहाँ पे उसका करंट टाइम मिलीसेकंड एंड के अंदर आ गया और उसने अपना टोटल टाइम बता दिया कि मुझे 4 मिलीसेकंड लगे हैं एग्जीक्यूट करने में, और अब T1 T2 T3 जो है अपना टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि करंट थ्रेड अभी कौन सा चल रहा है। करंट थ्रेड अगर आपको देखना है तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होता है, करंट थ्रेड अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन है थ्रेड, ठीक है, डॉट, ठीक है, करंट थ्रेड, और यहाँ पे आप ले सकते हैं गेट नेम, ठीक है। इस मेथड्स की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, जो भी करंट थ्रेड है वो आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे भी लिख देते हैं प्रिंट टास्क के अंदर, तो हमें यहाँ पे भी पता चल जाएगा कि जो हमारा करंट थ्रेड है वो कौन सा था, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं %s, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं, कोई मेथड लेंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड,
डॉट गेट नेम। ये मेथड किस लिए यूज होता है, जो भी करंट थ्रेड उस टाइम पे चल रहा होगा सिस्टम में, वो उस करंट थ्रेड का यहाँ पे नेम प्रिंट करके आपको दे देगा। तो हम वापस एक बार रन करवा के देखते हैं इसे। देखिए अब टोटल टाइम टेकन के साथ क्या आ गया, मेन यानी कि ये वाला जो करंट थ्रेड जो था ये सबसे पहले आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे मेन आ गया। फिर आपका कौन सा थ्रेड कंप्लीट हुआ, देखो डॉलर। आपकी जो एग्जीक्यूशन था उसमें फर्स्ट टास्क तो स्टार था, फिर हैश था और फिर डॉलर था। जब आपने मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से इन थ्रेड्स को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट किया, पैरेलली एग्जीक्यूट किया, तो सबसे पहले कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ आपका, डॉलर वाला, और उसका थ्रेड का नंबर क्या था, -2। ठीक है, उसके बाद कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ, हैश वाला, और इसका थ्रेड नंबर क्या है, -1। और इसके बाद कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ आपका, 0 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या नंबर है, 0। ठीक है, 0, 1 और 2 यहाँ पे नंबर है। तो देखिए थ्रेड जो है आपके ये इनका एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है वो चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग कि कौन सा थ्रेड पहले कंप्लीट हो रहा है। जैसे देखिए अब क्या आ गया, 1, 0 और 2, यानी कि थ्रेड नंबर 1 पहले कंप्लीट हुआ, फिर थ्रेड नंबर 0 कंप्लीट हुआ और फिर थ्रेड नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको आप वापस एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ऑर्डर्स जो हैं चेंज हो सकते हैं कि अकॉर्डिंगली कौन सा थ्रेड पहले कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए अब क्या हुआ, 1 पहले कंप्लीट हुआ, फिर 2 कंप्लीट हुआ, फिर 0 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो करंट थ्रेड डॉट गेट नेम से आप क्या चेक कर सकते हो कि आपका एक्चुअल में अभी करंट थ्रेड कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो ये तो कौन सा आपका मेथड हो गया कि आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके कैसे मल्टी थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको दूसरा है कि आपको रनेबल को इम्प्लीमेंट करके भी आप क्या कर सकते हैं, थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करके देखें तो देखिए इसके लिए हमें प्रिंट टास्क वाले काम करना है, लेकिन इसको किसके फॉर्म में करना है, हमें रनेबल के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें एक्सटेंड नहीं करनी है थ्रेड क्लास को, हमें क्या करना है, हमें जो हमारा रनेबल इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे हम इसका नाम तो लिख देते हैं प्रिंट टास्क की, लेकिन हम यहाँ पे रनेबल को यूज करेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं नाम्स में, अब देखो नाम में हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे हमें थ्रेड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, रनेबल को। देखिए इसको अभी आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको लगेगा काम सेम ही है, लेकिन रनेबल से भी वही काम होता है जो आप थ्रेड से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बस प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जब अगर आप ऑलरेडी कोई क्लास है जिसपे आप मल्टी थ्रेडिंग करवाना चाह रहे हैं और उस क्लास ने ऑलरेडी किसी एक क्लास को एक्सटेंड कर रखा है, ठीक है, तो उस केस में आप थ्रेड क्लास को वहां पे एक्सटेंड नहीं करवा सकते, क्योंकि जावा के अंदर हमें पता है कि हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है। तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, फिर रनेबल यूज करते हो। ठीक है ना, यानी कि जब कोई क्लास है जिसने ऑलरेडी एक क्लास को एक्सटेंड कर रखा है लेकिन उसे मल्टी थ्रेडिंग भी करवानी है, तो वो थ्रेड क्लास को तो एक्सटेंड कर नहीं पाएगी, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका जावा के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन वो क्या कर सकती है, इंटरफेस को तो इंप्लीमेंट कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रखा है कि रनेबल इंटरफेस बना रखा है जो आपको हेल्प करता है थ्रेड को क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने इंप्लीमेंट किया रनेबल को, तो यहाँ पे मेरे एक एरर आने लग गई। क्या एरर आने लग गई, या तो आप इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कीजिए, या फिर इसका एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इस रनेबल मेथड, रनेबल इंटरफेस के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है रन नाम से, उसको आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो हमें उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपल्शन आ जाता है। जब भी आप इंप्लीमेंट करते हो रनेबल इंटरफेस को, तो आपको इस रन मेथड को क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी इंप्लीमेंट करना होता है। देखिए काम अभी भी सेम यही करना है हमको, तो ये हम कर देते हैं इसके अंदर। ये हमारा, चलिए हम इसको पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे हम कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये वाले में करना है, ठीक है ना, इससे हम हटाते हैं एक बार और वापस यहाँ से कॉपी कर देते हैं। तो ये हमारा ओवरराइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब ये इसका कंस्ट्रक्टर जो है उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लास का नाम क्या है, प्रिंट टास्क रनेबल। ठीक है, अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि रनेबल इंटरफेस कैसे चलेगा। देखिए काम हमने बिल्कुल सेम रखा है, बस अब हमें देखना है कि जो थ्रेड हमने रनेबल मेथड, रनेबल इंटरफेस से क्रिएट किया है, उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं। क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, अब हम रनेबल टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं टेस्ट रनेबल, और यहाँ हम जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमारे प्रिंट टास्क रनेबल क्लास का, ठीक है ना, जिसने रनेबल इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं हमारे टेस्ट रनेबल में, यहाँ पे हम बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स आपकी क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सेम ही चीज है, यहाँ पे भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे एक कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, इसी को वापस से हम
ऐसे ही हम 3 ऑब्जेक्ट्स और बना लेते हैं कि P1, P2 एंड P3। ठीक है, स्टार लिया, इस तरीके से हमने क्या लिया, यहाँ पे हैश लिया और डॉलर लिया। ठीक है, अब देखिए, अभी हमको रन मेथड को इन्वोक करवाना था। जब हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया था तब तो हम स्टार्ट मेथड कॉल कर रहे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉल करवाना चाहूँ, देखिए यहाँ पे कोई भी स्टार्ट मेथड नहीं है। ठीक है ना, यानी कि जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो रनेबल इंटरफेस को तो आपको कोई डायरेक्टली स्टार्ट मेथड नहीं मिलता। आपको अगर इंटरफेस के रनेबल इंटरफेस के रन मेथड को अगर कॉल करवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी किसका बनेगा, थ्रेड का ही बनेगा, और उस थ्रेड के ऑब्जेक्ट में पास होगा ये वाला रेफरेंस, यानी कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा थ्रेड का और उसमें आप क्या पास कर देंगे, P1 को। तो देखिए बेसिकली आप काम तो अभी भी वो ही कर रहे हैं, है ना, यूज तो आप थ्रेड क्लास को ही कर रहे हैं, किसके लिए, रन मेथड को इन्वोक करवाने के लिए। लेकिन बस इसका जो मेन पर्पस अगर देखा जाए तो यही कि क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता, अगर क्लास ऑलरेडी एक्सटेंडेड है तो आप उसमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके रन मेथड को कॉल कराने के लिए अभी भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे थ्रेड, इसी तरीके से एक और बना लेते हैं T2, हमारे जो P2 ऑब्जेक्ट है उसको इसमें पास कर देंगे न्यू, और यहाँ हम पास कर देते हैं हमारा जो P2 ऑब्जेक्ट हमने बनाया था, और इसी तरीके से यहाँ बन जाएगा आपका एक और ऑब्जेक्ट थ्रेड T3। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं न्यू। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ क्या करा, इनका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब आप इनको डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अब ये स्टार्ट मेथड क्या कर देगा, जो भी आपका P1, P2, P3 के अंदर रन मेथड है उसको इन्वोक कर देगा और एग्जीक्यूट कर देगा। तो T1 डॉट ये, T2 डॉट फिर से स्टार्ट, देखिए नाम आ गए अब सारे आपके पास मेथड्स आ जाएंगे थ्रेड के, T3 डॉट स्टार्ट। ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करते हैं। काम तो अभी भी देखिए सेम वही होगा, यही चीजें सब जो है कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगी, बस अब हमने क्या करा, रनेबल इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे क्या करा है, थ्रेड को क्रिएट किया। तो देखिए काम अभी भी वही हो रहा है। यहाँ पे वापस आ गया, पहले थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर थ्रेड 0, फिर थ्रेड 1। अगर आपको मेन थ्रेड भी यहाँ पे प्रिंट करा के देखना है तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखेंगे आप थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट मी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपका मेन थ्रेड का काम कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे ये इस मेन थ्रेड को भी प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए सबसे पहले मेन तो कंप्लीट ही हो गया, यानी कि मेन ने तो थ्रेड के ऑब्जेक्ट्स बनाए, ठीक है ना, और इन थ्रेड्स को स्टार्ट करके उसने अपना काम कंप्लीट करके मेन तो बैठ गया, ठीक है ना, अपना काम कंप्लीट करके। उसके बाद क्या हुआ, थ्रेड 2 ने अपना काम कंप्लीट किया, फिर थ्रेड 1 ने और थ्रेड 0 ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पहले कुछ वैल्यूज स्टार की प्रिंट हुई, फिर कुछ वैल्यूज हैश की प्रिंट हुई। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कई सारी वैल्यूज हैश की प्रिंट हुई। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे देखते हैं, ये रहा, ठीक है, कितनी वैल्यूज हैश की प्रिंट हुई, 144 तक हैश प्रिंट हुई, फिर $1 से चालू हो गया, यानी कि $1 वाली वैल्यूज प्रिंट हुई, फिर ये वैल्यूज कुछ टाइम तक प्रिंट होगी, फिर हैश की वैल्यूज वापस प्रिंट होने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों थ्रेड जो है अपना काम कैसे कर रहे हैं, पैरेलली कर रहे हैं, कॉन्करेंटली कर रहे हैं, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया है, जो भी टास्क कंप्लीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका थ्रेड नेम। तो ये था आपका कि कैसे थ्रेड क्रिएट होता है। ये दोनों हमने यहाँ पे इसके और एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल अलग है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो इससे भी आपको पता चलेगा कैसे मल्टी थ्रेडिंग काम हो रहा है। तो एक एग्जांपल तो हमने कर लिया हमारे इस वीडियो के अंदर, और एक एग्जांपल मैंने इस नोट्स में दे रखे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आई एम श्योर मल्टी थ्रेडिंग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आप आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। हमने आज 2 टॉपिक इसके कवर कर लिए कि मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और थ्रेड कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्टेट्स ऑफ थ्रेड कौन कौन सी है और थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।